Assalamu alaikum students, this is Maaz Shakil and you are watching my channel The Learning Tree. This is your physics instructor. Basically हम जो है वो फर्स्ट ईयर के MCQs के सेट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने चैप्टर 3 और 4 के MCQs कवर कर लिए थे। आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने उसमें से कोई एक वीडियो या दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाके आप लाजमी उस वीडियो को देख लें। चैप्टर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ साउंड एंड मोशन। अच्छा, बेसिकली जो आपके पास ये चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा आपके पास होता है वेव मोशन, तीसरा आपके पास होता है साउंड दैट इज साउंड। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो रीडियो सिलेबस के अंदर है उन्होंने पहले ही वेव मोशन का जो है वो टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया है। सो वी हैव जस्ट 2 टॉपिक्स, दैट इज नंबर 1 इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सेकंड आपके पास ये है दैट इज़ योर साउंड। सही है, तो पहले हम पहला पार्ट करेंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है, दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहले भी समझ लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पहली बात इसमें हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है ना, वो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल टू दी क्या कहते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट। पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी होती है ना वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जो एनर्जीज हैं वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तीसरी बात, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पॉइंट। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पॉइंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। फिक्स पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब सेवन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो 3 ईयर के पास जो इसके पार्ट्स हैं, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पार्ट ये है कि जो आपके पास टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तीसरी चीज़ क्या है कि इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है MCQs के अंदर। 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली बात जो कि ऊपर में बात की हुई है कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब क्या है, आगे हम पढ़ते हैं। सेकंड बात, बॉडी मस्ट पजेस इनर्शिया। बॉडी मस्ट पजेस इनर्शिया। बॉडी के अंदर इनर्शिया होना चाहिए, मस्ट पजेस इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि बेसिकली इनर्शिया वो होता है कि जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद वो बॉडी हरकत में आती है। दैट आपके पास लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और दैट इसको इनर्शिया। तो अगर बॉडी के अंदर इनर्शिया है, इसका मतलब है बॉडी खुद से मूव नहीं हो सकती, इट नीड सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इट। ठीक है, तीसरी बात, द मोशन इज अंडर रिस्टोरिंग फोर्स। द मोशन इज अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, कि जो मोशन है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर होना चाहिए। अभी हम पढ़ते हैं सब चीज़ों को, अभी सब क्लियर हो जाएगा कि आपका ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर पहले अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। पहले जो एग्जाम्पल इस बारे में मोशन का वो है दैट इज़ योर मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मास है जो कि m मास है, उसकी 3 पोजीशंस हैं। इसको हम बोलेंगे पोजीशन O, इसको बोलेंगे पोजीशन A, इसको हम बोलेंगे पोजीशन A'। ठीक है, लेट्स सपोज ये जो पॉइंट O है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट। इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब समझिएगा बात, मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने स्ट्रेच किया हेयर, सही है, एंड जस्ट लीव, तो क्या होगा, बॉडी ऑस्किलेट करेगी अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन लाइक दिस।
इन दिस मोशन, एक्सट्रीम पे जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो बेसिकली क्या किया मैंने यहाँ पे, बॉडी को मैं पीछे लेके आया, सही है। तो बॉडी को मैंने कितना डिस्टेंस कवर करवाया, बॉडी का मैंने x डिस्टेंस कवर करवाया, दैट इज पॉजिटिव x, दैट इज पॉजिटिव x। बॉडी को मैं पीछे लेके गया हूँ, ठीक है। अब बॉडी क्या होगी, अपने अंदर एक फोर्स को रिस्टोर करेगी। बात पूरी हो रही है। द मोशन अंदर रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है कि जब भी हम किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो अलोंग द स्ट्रिंग एक फोर्स जो है वो रिस्टोर होती है, दैट फोर्स कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब मैं तो छोड़ूंगा उसको यहाँ से, तो ये फोर्स एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में, फोर्स एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में, फिर बॉडी यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर वापस पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में जाएगी। मतलब क्या हुआ, बॉडी पहले यहाँ से यहाँ गई, फिर वापसी आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, समझिएगा बात को, फिर यहाँ से यहाँ गई, दैट इज -x, और फिर इस डायरेक्शन में फोर्स पैदा हुई। तो एक बात लिखी हुई है, एक बात लिखी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बट नेगेटिव साइन। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो x शुड बी नेगेटिव, अगर x पॉजिटिव है तो a शुड बी नेगेटिव। और पता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली मोशन होती है इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अगर पॉजिटिव होगा तो डिस्टेंस नेगेटिव होगा, अगर फोर्स नेगेटिव होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव है तो फोर्स शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी लेस देन जीरो, इट शुड बी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव होगा, इट शुड बी लेस देन जीरो। अब हम यहाँ पे आ जाएं, इस पॉइंट पे जो x है वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक दफा समझें, मैंने बॉडी को स्ट्रेच किया, यहाँ छोड़ा, जितना स्ट्रेच किया दैट इज x, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, छोड़ दिया मैंने। अब बॉडी अपने मीन पॉइंट से जो है वो ऑसिलेट करेगी, जब वो इससे इस तरफ जाएगी तो जो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी, जब बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी तो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब ये हुआ जब हम बॉडी को राइट मूव करवाएंगे, जब बॉडी राइट मूव होगी तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। जब बॉडी लेफ्ट मूव जब लेफ्ट मूव होगी तो शुड बी नेगेटिव, एंड जब राइट मूव होगी तो शुड बी पॉजिटिव, सही है। तो ये भी हम याद रखिएगा। और जब मीन पोजीशन के ऊपर चूंकि x क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर x जो होता है वो जीरो होता है, इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन होगी वो भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है ना वो बनता है F = -kx, ठीक है। k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको हम पॉजिटिव कांस्टेंट भी कहते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट भी कहते हैं, सही। ये Fs है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। Fs का है, मैंने इसको रिस्टोरिंग फोर्स है, Fr कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे Fs क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बात समझिएगा, एट पॉइंट O जो वेलोसिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वाई वेलोसिटी इज मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझिएगा बात को। बॉडी यहाँ मौजूद है, सही है, बॉडी को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, जितना बॉडी स्ट्रेच होगी ना उतने ही उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। क्या हो रही है, सॉरी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अंदर क्या पैदा हो रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो रही है। तो एट पॉइंट A जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। एट पॉइंट A काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये कह सकता था मैं, मुझे एट पॉइंट A यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन से जितना बॉडी दूर जाती जाएगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही क्या होती, काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। जीरो नहीं होती, बट इसको मिनिमम कहते हैं,
जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। मतलब जैसे ही अपने मीन पोजीशन से जो बॉडी है वो जितना राइट शिफ्ट होगी, जितना दूर जाएगी, तो उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। जो एनर्जी बेसिकली होती है वो बराबर होती है एक्स स्क्वायर के, सॉरी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अच्छा, एम्पलीट्यूड में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, पहले हम ये देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, बॉडी को मैंने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, ठीक है। अब बॉडी ऑसिलेट करेगा, सही है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हम उस पर डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं। जितना वो मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा है, जितना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, दैट इट्स हिज एम्पलीट्यूड। जैसे मैं बोलूँ भाई मैंने फोर्स लगाई, छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, अब बॉडी को आना था यहाँ पे, लेकिन मैंने इसको यहाँ रोक दिया। यहाँ रुकने में क्या हुआ कि बॉडी ने कितना डिस्कवर किया, इतना डिस्कवर किया। दैट डिस्टेंस इज नॉट एम्पलीट्यूड, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, नॉट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कब होता, जब बॉडी पूरा यहाँ तक आती, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड में और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये होता है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जीज की, ठीक है। एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, जो ओ पॉइंट के ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ज़ीरो होता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, सही है। ओ पॉइंट पे क्यों, क्योंकि एक्स जीरो है, तो एक्स जीरो है तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं पॉइंट ए की। तो एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ए लिखा है मैंने यहाँ पे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी राइट मूव होगी, जब बॉडी राइट मूव होगी तो उस सिनेरियो के अंदर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, सही है। अच्छा, कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है मैं बताता हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, यहाँ लिख रहा है पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, मिनिमम नहीं कह रहा मैं, जीरो हो जाता हूँ, सही है। और अब जब बॉडी राइट मूव होती है तो उस वक्त इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, बट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट पे ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो वेलोसिटीज़ होती है वो जीरो होती है। मतलब इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी जीरो होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जब बॉडी में मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाती है तो एक वक्त आता है बॉडी रुकती है, फिर बॉडी वापस सेम पोजीशन पे आती है। तो जब बॉडी रुकती है तो इस वक्त वेलोसिटी जीरो है, तो जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, सही है। अब हम बात करते हैं पॉइंट ओ की। तो पॉइंट ओ में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, इसका मतलब है जो भी एनर्जी मौजूद है बॉडी के अंदर वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जब बॉडी ओ से ए मूव करती है तो आहिस्ता 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 काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, गेन होता है। तो हमेशा देखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के स्क्वायर के। मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के स्क्वायर के, कि जितना डिस्टेंस कवर होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी स्क्वायर टाइम बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्स स्क्वायर के, कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि इफ बॉडी कवर्स 1/2 डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, कि भाई बॉडी ने अपने मीन पोजीशन से 1/2 डिस्टेंस कवर किया है, तो उस वक्त पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कितनी रह जाएगी। तो पहले मालूम करते हैं कि 1/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है। मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आपके पास कितना है, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब है आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 हो गई है। मतलब 4 में से
एक हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी का हो गया है, तो बाकी कितने हिस्से बचे हैं? मेरे पास 4 रोटियां हैं, मैंने एक रोटी जो है वो एक बंदे को दे दी, तो मेरे पास कितनी रोटी बचेगी? मेरे पास 3 रोटियां बचेंगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी वो कितनी बचेगी? 3/4 बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिस्टेंस 1.2 डिस्टेंस कवर होगा फ्रॉम मीन पोजिशन टूवर्ड राइट, तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 हो जाएगी और 1/4 हो जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं शायद रखिएगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये समझा दिया होगा, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर बात करें तो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो होता है T2π√m/k। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड होता है वो रूट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट ऑस्किलेशन, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ पे आई, मतलब यहाँ से पूरा डिस्कवर किया, मतलब बॉडी यहाँ छोड़ी ना मैंने, तो डिस्टेंस ने ऐसे कवर किया, फिर वो ऐसे आई, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम विल बी टाइम पीरियड। तो बॉडी को यहाँ जहाँ से यहाँ ए से ए डैश और ए डैश से ए आने में कितना टाइम लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। तो जितना ज़्यादा मास होगा तो टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे बॉडी हैवी हो जाएगी, जब बॉडी हैवी होगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो बॉडी को वापसी आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम पीरियड इज राइटली इक्वल टू दी रूट m, सही है। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव लास्ट टॉपिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दैट इज योर सेकंड एग्जांपल। पहली एग्जांपल थी स्प्रिंग मास सिस्टम, सेकंड एग्जांपल आपकी हो जाएगी सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम डील कैसे करता है एक दफ़ा हम उसको तो देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अच्छा, पेंडुलम किस तरह का होता है? आपके पास एक ये बॉब है, ठीक है। ये जो एंगल है वो थीटा है, इसका जो लेंथ है वो एल है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स, सही है। बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सही। इसके दो वर्टिकल, दैट इज वेट, इसके दो वर्टिकल कॉम्पोनेंट बनेंगे जो हमने पढ़ा था इंक्लाइंड प्लेन के अंदर। एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट इसका यू बनेगा, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट इसका यू बनेगा, सही है। इसको हम बोलेंगे W पैरेलल, जो कि बराबर होगा mg cos थीटा के, और ये बराबर होगा आपके पास W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू mg sin थीटा के, सही है। तो इस सिनेरियो के अंदर जो आपके पास एक फोर्स इसके अपोजिट पैदा होगी, थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो इसके अपोजिट में एक फोर्स पैदा होगी जो कि स्ट्रिंग के अंदर पैदा होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? टेंशन बोलेंगे, सही है। तो इस याद रखिएगा, आपके सिंपल पेंडुलम के अंदर जो आपके टेंशन होता है वो W पैरेलल क्या करता है? कैंसिल आउट करता है, जो कि mg cos थीटा होता है, सही है। हमेशा देखिएगा जो भी फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, दैट फोर्स विल नॉट टेक पार्ट इन मोशन, ठीक है। वो ये दोनों चीज़ें जो मोशन में पार्ट नहीं लेगी, सिर्फ एक ही फोर्स बची है, दैट इज mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? आपके पास नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बराबर होगा किसके? mg sin थीटा। इसका मतलब यहाँ पे एक ही फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के, तो इस फोर्स को बोलेंगे दैट इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पेंडुलम, तो एग्जाम पूछा जा सकता है कि पेंडुलम के अंदर से कौन सी फोर्स है जो उसको मूवमेंट में हिस्सा जो मदद करती है। तो mg sin थीटा जो है वो मूवमेंट में जो है वो मदद करती है, बाकी mg cos थीटा और टेंशन जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, सही है। अच्छा, हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है T इज इक्वल टू 2π√L/g। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है अगर लेंथ डबल होगा तो टाइम पीरियड जो है वो √2 टाइम जो है बढ़ जाएगा, सही है। तो ये लिंक याद रखिएगा, सही है। तो टाइम पीरियड जो है वो √L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि 2π/g कॉन्स्टेंट है, L इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, L कैन बी
चेंज, हम चाहे तो इस बॉब को हटा के इसमें हम लगा सकते हैं, तो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास। कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि हमने एक मेटल का बॉब रखा, उस वक्त जो टाइम पीरियड आया वो लेट्स सपोज 3 सेकंड आया। अब हमने मेटल का बॉब हटा के हमने सिल्वर का बॉब लगा दिया, तो बताएं आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा। तो सिंस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन मास, सो विद द चेंज ऑफ मास द टाइम पीरियड विल नॉट बी चेंज, तो टाइम पीरियड रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है टाइम पीरियड एल पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, if length is double then what will be कैपिटल T। कि मैंने बोला कि कैपिटल T जो है वो डायरेक्टली कुछ होता है रूट एल के, एल हो गया डबल तो ये हो जाएगा आप रूट टू होता है 1.41, तो T हो जाएगा आपके पास 1.41 ऑफ T, मतलब टाइम पीरियड जो है 1.41 टाइम्स जो है बढ़ गया। अच्छा, लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, इस पोर्शन का, दैट इज सेकंड पेंडुलम। दैट इट्स सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की खासियत होती है, व्हाई इट इज कॉल्ड सेकंड। हम इसको सेकंड इसलिए कहते हैं कि जो आपके पास इसका टाइम पीरियड होता है वो हमेशा क्या आता है, 2 आता है। टाइम पीरियड हमेशा 2 आता है, सही है। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f हर जगह, इसके अंदर भी 1/f होता है, सही। तो इसका मतलब है अगर इसका मैं 1/f निकालूंगा, मतलब f निकालूंगा अगर मैं, तो सबको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 1/2 पाई इंटू g/l, सही है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है इसके अंदर वो होती है 1/2, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/2 हर्ट्ज होती है। तो जो आपके पास टाइम पीरियड होता है वो डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर। T डज नॉट, सेकेंड पेंडुलम के अंदर जो T होता है डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर, कि वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ऑन एनी फैक्टर, ठीक है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेसिकली चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड अनदर 1 इज साउंड, ठीक है। तो मैंने अपना चैप्टर 8 का लेक्चर पार्ट ए अपलोड किया है, तो पार्ट ए के अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिटेल में समझा दिया। नाउ आई विल अपलोड अनदर वीडियो, दैट वीडियो विल बी द पार्ट बी ऑफ चैप्टर नंबर 8 एंड इन दैट वीडियो आई विल कवर द MCQs and lectures, the concepts related to the sounds, that is Newton's formula for sound, Laplace correction and Doppler's effect and then intensity of a sound and so on। मेरा लेक्चर आज तक इतना ही था। अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड मुझसे आप पूछ सकते हैं, और जस्ट वेट फॉर माई सेकंड वीडियो, आफ्टर दैट आई विल अपलोड माई पार्ट बी, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।